अगला क्वेश्चन करते हैं, देखना आप। देखो इसमें लिखा है कि आकृति दे रखी है 6.29, जो आकृति आपको ये शेप दे रखी है, इसमें आपको प्रूफ करना है। देखो पी क्यू और आर एस दो समांतर रेखा है, ये पैरेलल समांतर रेखा का साइन है। पी क्यू समांतर रेखा है आर एस की, तो पी क्यू लाइन देखो ये रही पी क्यू लाइन है और ये आर एस समांतर लाइन दी हुई है, मतलब इनको आगे एक्सपेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो ये आपस में मिलेंगी नहीं कभी भी, वो समांतर रेखा हो जाती है। इससे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा मान लो पैरेलल लाइन है और इनको कोई भी लाइन अगर काट रही है तो इसमें जो जेड की शेप में जो एंगल बनेंगे ना, जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे वो बराबर माने जाएंगे हमेशा। वो हमेशा क्या माने जाएंगे? इक्वल। जैसे मान लो कि 30 डिग्री का, तो इसमें जेड की शेप में ये भी 30 का ही मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, एकांत कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। वही रूल हम इसमें लगाएंगे, ध्यान देना। हमें सिद्ध करना है कि प्रूफ क्या करना है, पी ओ क्यू जो है, यानी कि पी ओ क्यू ये वाला जो ट्रायंगल है और के ये एस ओ आर, इसके ये समरूप हो जाए, ये समरूप का साइन है, समरूप मतलब सिमिलर हो जाए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखो करते हैं। फर्स्ट लेते हैं अपन, पहला पॉइंट होता है जो गिवन का होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या गिवन में क्या अपने पास में, गिवन में आप पी क्यू है वो आर एस के समांतर रेखाएं हैं। इन यहाँ पे लिखोगे इन फिगर, फिगर के अंदर देखो क्या क्या दे रखा अपने पास में चित्र में, पी क्यू जो है वो समांतर रेखा है आर एस की, सिर्फ इतना ही दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, चित्र में या आकृति में रखा वो समांतर है आर एस की, ये चीज दे रखी है। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा टू प्रूव का, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर, पी ओ क्यू है समरूप हो जाए त्रिभुज एस ओ आर के, ये चीज हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करनी। तीसरा जो हम पॉइंट लिखेंगे वो होता है उपपत्ति का, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान दे, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान देना। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ प्रूफ कैसे करेंगे, उसके बाद में लिख लेंगे अपन। तो एक ट्रायंगल ये है और एक दूसरा त्रिभुज ये है, इन दोनों की आपको तुलना करनी है, कंपेयर करेंगे दोनों ट्रायंगल की। तो देखो दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करते हैं, ध्यान देना एक बार। एक ट्रायंगल तो मैंने ये बना दिया, हाईलाइट कर दिया इसको यहाँ से, और दूसरा ट्रायंगल मैं दूसरी तरफ से लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक ट्रायंगल ये हो गया ऐसे मान लो, इन दोनों ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। तो तुलना करेंगे तो हमें क्या क्या बातें पता चलेंगी, देखना। एक तो आप देखोगे कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, दो आपस में कट कर रही हैं। दो आपस में लाइनें जब कट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पता चला कि ये जो कोण है, ये एंगल है, वो इसके बराबर हो गया। दूसरा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, यदि जेड की शेप, जैसे जेड की शेप बन रही, देखो ये जेड बन रहा, तो जेड की शेप में ये वाला कोण इसके बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो हो जाएगा एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से इसके बराबर हो जाएगा। और तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण कौन सा बनेगा, देखना। ये भी जेड की आकृति बन रही, इधर से देखोगे तो उल्टा जेड भी बना सकते हो आप, तो ये कोण इसके बराबर माना जाएगा। तो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर में हो गए आपस में, और जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो ए समरूपता लगती है, ए समरूपता यानी कि सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये रूल लग जाएगा। अब रूल से कौन से ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, देखो इस ट्रायंगल का नाम, जैसे पी क्यू आर त्रिभुज लिया अपन ने, पी क्यू और आर लिया, तो लिखेंगे पी क्यू आर जो है वो समरूप हो जाएगा। अब इसको लिखा वैसे ही उसको लिखना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल को। जैसे मैंने यहाँ पे डबल जो लाइनें हैं, लाल वाली रेड वाली, वहां से स्टार्ट किया है और फिर ग्रीन वाली लाइन पे लेके आए, देखो पी क्यू, पी से क्यू पे गए हम, ध्यान देना, पी से लेकर हम क्यू पे गए। तो यहाँ से पी से क्यू पे, यानी कि डबल रेड लाइन है, उससे फिर ग्रीन लाइन पे गए, तो इस पे भी डबल रेड लाइन से, मतलब यहाँ से अपन ग्रीन लाइन पे जाएंगे इधर इस तरफ, तो लिखेंगे एस आर और फिर ओ आ जाएगा, और एस आर ओ ही हमें प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इस हिसाब से हम समरूप कर देते, तीनों एंगल बराबर दिखाने अपने को पहले।
सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं उपपत्ति में प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल की कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन से त्रिभुज लिए हमने पी क्यू आर नहीं है पी ओ क्यू सॉरी पी क्यू ओ बोल दो वो एक ही बात है। तो पी ओ क्यू एंड दूसरा त्रिभुज कौन सा है आर एस ओ इन दोनों की कंपेयर करेंगे। कंपेयर से हमें क्या क्या बातें पता चली। कंपेयर से हमें पता चला कि इसका जो ये कोण है ये कोण वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो आप क्या लिखोगे इस कोण का नाम क्या है पूरा नाम देखो लिखना बताता हूँ। बीच में कोण है तो बीच में ओ पे कोण बन रहा है तो ओ बीच में आना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करो पी ओ क्यू तो लिखेंगे कोण जो पी ओ क्यू है वो बराबर है कौन से कोण के इस कोण के। इस कोण का नाम क्या है ओ फिर से बीच में आना चाहिए क्योंकि ओ पे कोण बन रहा है। तो लिख दोगे आर ओ एस एस ओ आर बोल दो या आर ओ एस बोल दो। कैसे बराबर हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बोलते हो जिसको आप शीर्षाभिमुख कोण। चलो एक कोण बराबर हो गया दूसरा कोण बराबर करते हैं। देखो जेड क्या करती से हो जाएगा तो मैंने देखो रेड वाला जेड बना रखा है और एक ग्रीन वाला जेड बना रखा है उल्टा। तो रेड वाले जेड में देखेंगे तो कोण पी है वो एस के बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे कोण पी बराबर कोण एस। इसके पूरे नाम लिख दो या छोटे नाम लिख दो कोई दिक्कत नहीं। कोण पी बराबर एक तो कोण पी पे बन रहा है और एक एस पे दोनों बराबर हो रखे हैं। कैसे एकांतर कोण की वजह से अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण से बराबर हो गए। दूसरा जो एंगल ये ग्रीन वाला मैंने डाल रखा है क्यू वाला और इधर से आर ग्रीन वाला डाल रखा है तो क्योंकि जेड बन रहा है तो जेड में क्यू और आर बराबर हो जाएंगे। क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर। ये भी किस लिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है यानी कि एकांतर कोण है ये भी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ए समरूपता सिमिलरिटी। कौन सी समरूपता लगाई हमने एंगल समरूपता लगाई। तो इस नियम से हम क्या लिख देंगे कि पी ओ क्यू जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो सिमिलर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वही हमें सिद्ध करना लास्ट में लिखना होता है। लिख देंगे हैंड्स प्रूफ हिसाब से करेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC equals to BAC so that CA square equals to CB dot CD। इसको देखो हिंदी में भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि ADC जो कोण आएगा वो बराबर होगा BAC कोण के। तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD आ जाए। ध्यान दो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाओ ABC। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे साइड में। ये मैंने त्रिभुज बनाया ABC A और यहाँ पे B लिख लेते हैं यहाँ पे C। इसने बोला कि BC की भुजा BC पर एक बिंदु D लेना है। ठीक है BC D पॉइंट लेना है किस पे BC पे लेना है। तो BC ये साइड है इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया D। आगे इसने बोला कि इस हिसाब से लो कि एंगल जो ADC है वो एंगल BAC के बराबर आ जाए। ADC जो एंगल है यानी कि यहाँ पे मैं एक एंगल बना देता हूँ। ADC एंगल जो है ये जो एंगल है वो किसके इक्वल आना चाहिए BAC एंगल के। तो BAC मतलब इस एंगल के बराबर हो जाए वो। ठीक है तो ये चीज और आपको सिद्ध करनी फिर ये चीज प्रूफ करनी है आपको। देखो इन ट्रायंगल को मैं अलग अलग बना देता हूँ क्योंकि जिन ट्रायंगल के इसने एंगल बराबर दिए ना उसी की कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे अपन। तो एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC। तो मैं इसको साइड में यहाँ बना रहा हूँ एक बार। ADC ट्रायंगल है यहाँ पे A लिखा है उसमें यहाँ पे D लिखा है यहाँ पे C। ये कोण जो था वो किसके बराबर था इस पूरे त्रिभुज में बड़े कोण के बराबर A के। तो ये मैं साइड में बना देता हूँ त्रिभुज पूरा एक साथ इस कोण के बराबर बताया गया है। ठीक है इसका ये छोटा कोण इसके बड़े कोण के बराबर दिखाना अपने। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है। अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे और समरूप दिखा देंगे यानी कि सिमिलर दिखा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना। देखो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो अपना गिवन का होता है यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखना होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है वो बात है देखो कि एक D जो है वो पॉइंट दिया है साइड BC पे। तो आप इतनी बात लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। क्या D is
ए पॉइंट ऑन साइड BC ओ एंड, और क्या दिया है, और दिया है एंगल ADC वो बराबर दिया है BAC के। ये चीज अपने को दे रखी है, हिंदी में लिख देता हूं। भुजा BC पर एक बिंदु D है, भुजा BC पर एक बिंदु D है तथा और क्या दिया है, और ये दो कोण बराबर दिए हैं, कोण ADC बराबर दे रखे हैं BAC के। ये चीज आपको प्रश्न में मिल जाएगी, वहां से उठा लेना आप सारे सीधा का सीधा। और दूसरा जो सिद्ध करना होता है वो भी आपको प्रश्न में मिल जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट होता है अपना टू प्रूव का, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध हमें करना है कि CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD, ये चीज सिद्ध करनी। तीसरा पॉइंट हमारा मेन होता है जो प्रूफ का होता है, प्रूफ जिसको आप उपपत्ति बोलते हो, वो लिखते हैं। देखना, तो अपन सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों त्रिभुजों की। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व ADC की तुलना करने पर, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC की तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग ट्रायंगल ABC एंड ADC, इन दोनों की तुलना करेंगे। देखो तुलना करेंगे तो हमें पता है कि ये एंगल, यानी कि कौन सा एंगल, जो BAC एंगल है, देखो क्वेश्चन में दे रखा BAC एंगल है वो ADC एंगल के बराबर दे रखा है। BAC एंगल बन रहा है बड़े त्रिभुज में, और जो ADC एंगल बन रहा है ADC वो छोटे त्रिभुज में बन रहा है। तो ये दोनों तो बराबर क्वेश्चन में दे रखे हैं इसने, तो लिख दो पहले तो यही कि ट्रायंगल BAC लिखो, या ADC से स्टार्ट कर दो, चाहिए एक ही बात है। ADC है वो बराबर दे रखा है BAC के। तो ये कहां से पता चला, क्योंकि गिवन में है, दिया हुआ है, तो पहले से दिया हुआ इसलिए लिख दिया मैंने, दिया है ये। और दूसरा हम एक और देखते हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कोण C आ रहा है, और ADC में आप देखोगे ध्यान से तो इसमें भी कोण C आ रहा है। भाई इस पूरे त्रिभुज में देख रहे हो तब भी ये कोण C आ रहा है, और छोटे त्रिभुज में देख रहे हो तब भी वो कोण C आ रहा है, तो दोनों में ये कोण C बड़ा थोड़ी हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब कोण C दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा एंगल C के बारे में लिखेंगे एक तो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण C है वो कोण C के बराबर है, कैसे, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण है। और उभयनिष्ठ कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर माना जाता है। तो दोनों एंगल बराबर हो गए, और डबल ए से आपको समरूपता आप लगा सकते हो। देखो दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं ना, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ये फिक्स है। दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम डबल ए समरूपता भी लगा सकते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, हम सिमिलर बता सकते हैं, ट्रायंगलों को समरूपता लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या है, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। ए समरूपता, एंगल समरूपता से, तो एंगल समरूपता से दोनों कोण हो जाएंगे समरूप। अब समरूप लिखने के लिए ध्यान से लिखना पड़ेगा, देखना एक बार कैसे लिख रहा हूं मैं ए कोण से स्टार्ट कर रहा हूं और C पे जा रहा हूं और फिर B पे जा रहा हूं, AC भी लिख रहा हूं, या मैं ABC भी लिख सकता था, लेकिन मैं AC भी लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो ACB, तो मैंने लिख देंगे त्रिभुज ACB वो सिमिलर समरूप हो जाएंगे। इस साइड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने A से स्टार्ट किया, A वो कोण लिया मैंने जो दोनों में क्वेश्चन में बराबर दे रखे थे। तो A कोण किसके बराबर दे रखा था, D के बराबर दे रखा था क्वेश्चन में। फिर मैंने A से स्टार्ट करके मैं C के ऊपर गया था, C कौन सा कोण है, C वो कोण है जो मैंने कॉमन दिखे थे, जो क्योंकि दोनों में आ रहा था, जो बड़े त्रिभुज में भी आ रहा था और छोटे में भी। तो C कोण पे गए हैं, C कोण C के ही बराबर हो रहा था इसमें। तो मैंने लिखा ACB लिखा, तो मैं इसमें कहां से लिखूंगा, इसको मैं स्टार्ट करूंगा D से स्टार्ट करूंगा। D से इसलिए करना है स्टार्ट क्योंकि क्वेश्चन में देखो, याद करो क्वेश्चन में कोण D जो है वो कोण A के बराबर दे रखा था, ठीक है।
कोण डी जो है वो किसके बराबर दे रखा था, ए के बराबर दे रखा था। तो मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया, तो इसमें मेरे को डी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए कोण डी के बराबर था इसलिए। फिर डी से मैं जाऊंगा सी पे, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ ए से सी पे गया था, कॉमन कोण पे गया था, तो इसमें भी मैं डी से सी पे जाऊंगा, कॉमन कोण पे जाऊंगा, तो डी सी ए लिखूंगा। तो लिखेंगे डी सी ए। ये समरूपता आपको सही लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को जल्दी आसानी सोल्व कर पाओगे। अब देखो करते हैं। तो ए सी बी जो है वो डी सी ए के बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं, सिमिलर, तो आपको पता है कि उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर हो जाता है, इक्वल, अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। यानी कि आप एस सी के भाग में क्या लिख सकते हो, एस सी बोल दो या सी ए बोल दो, एस सी के भाग में आप इसकी पहली साइड लिख सकते हो डी सी बराबर, सी बी के भाग में आप लिख सकते हो सी ए बराबर, तीसरा ए बी के भाग में डी ए लिख सकते हो, ए बी के भाग में डी ए लिख सकते हो। आगे देखो, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सी ए का स्क्वायर सिद्ध करना है। तो देखो कौन सी दो टर्म से हमें सी ए स्क्वायर मिल जाएगा, देखो सी ए बोल दो या ए सी बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें ए सी आ रखा है और इसमें सी ए आ रखा है, तो सी ए और ए सी एक ही होते हैं, तो मतलब ये दो टर्म लेंगे हम, ध्यान देना। तो हम दो टर्म लेंगे तो इनको वज्र गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ए, ये ए सी और सी ए एक ही बात है, तो सी ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर डी सी किसके मल्टीप्लाई होगा, सी बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देंगे सी बी डॉट सी डी, सी बी डॉट सी डी। ठीक है, और ये चीज अपने को प्रूफ करनी थी, तो आंसर प्रूफ लिख देंगे। तीसरी टर्म की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमें डी ए कहीं पे लेके ही नहीं आना और ए बी भी कहीं पे नहीं लेके आना, इसलिए मैंने इस टर्म को छोड़ दिया। आप कोई भी दो टर्म ले सकते हो, ठीक है, जो सिद्ध करनी वही लेंगे अपन। तो मैंने ये टर्म ली और सोल्व कर दिया, आंसर प्रूफ हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको समझना भाई। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। एक वर्टिकल पोल है, एक कोई पोल है, यानी कि कोई खंबा है जिसकी लेंथ है 6 मीटर कास्ट ए शैडो, जो 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो सबसे पहले बना लेते हैं, ये 6 मीटर ऊंचा एक पोल बना लेते हैं, और इसकी छाया की जो लंबाई है, यानी नीचे जो छाया गिरेगी इसकी शैडो, वो 4 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर इसकी छाया है। तो एक त्रिभुज बना देते हैं, ग्राउंड ऑन द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम पे बोल रहा है कि उसी टाइम की बात है, एक टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक टावर है जिसकी छाया की लंबाई है 28, उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी छाया की लंबाई 28 है, छाया 28 मीटर लंबी है, तो उस टावर की हाइट बताओ कितनी होगी, ये आपको पूछा गया है। इसको मैंने ABC नाम दे दिया, इसको मैंने PQR नाम दे दिया। अभी देख लेते हैं इस टावर की ऊंचाई कितनी है, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि दोनों जो त्रिभुज हैं, अगर सेम टाइम की बात होती है ना कभी भी, तो चाहे आप कितनी भी आकृति बनाओ, चाहे वो एक पोल बनाओ, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे टावर हो, उन दोनों से, उनसे जो त्रिभुज बनेंगे उनकी छाया के हिसाब से देख के अगर जो त्रिभुज बनेंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके कोण बराबर होते जाएंगे। सेम टाइम पे हर जो कोई भी शेप होती है, सेम टाइम पे कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो छाया होती है वो सेम एंगल बनाती है, ऊपर और नीचे के सेम टाइम पे। ठीक है, तो एंगल इसके सेम हो जाते हैं, और एंगल सेम होने से डबल ए समरूपता लग जाती है, डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बाई डबल ए सिमिलरिटी, समरूपता, डबल ए समरूपता से, क्योंकि मैंने बताया कि सेम टाइम होता है ना, उस टाइम एंगल बराबर हो जाते हैं, कितनी भी आकृति हो जाए। तो डबल ए सिमिलरिटी समरूपता से हम लिख पाएंगे कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा PQR के, और अगर बराबर हो जाएगा तो हम इसका अनुपात बराबर लिख सकते हैं। तो अनुपात लिखते हैं, देखो AB के भाग में क्या आएगा, AB के भाग में आएगा PQ, और BC के भाग में क्या आएगा, BC के भाग में आ जाएगा QR, और तीसरी भुजा की हमें जरूरत है भी नहीं। देखो AB तो इसके भाग में ये आ जाएगा और इसके भाग में ये आ जाएगा। तो देखो AB के भाग में PQ, यानी कि AB की वैल्यू 6 है, तो 6 के भाग में PQ की वैल्यू कितनी है, H है, H लिख दो। BC की वैल्यू 4 है और इसके भाग में 28 जाएगा, तो 4 के भाग में लिख दो 28, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो H को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H बन जाएगा, और 28 को गुणा कर देंगे किससे, 6 से,
तो गुणा बाद में कर लेंगे, पहले भाग कर देते हैं। h बराबर करेंगे तो 4 गुणा की संख्या भाग में जाएगी, डिवाइड में भेज दो इसको, तो ये 4 डिवाइड में गया। देखो कितनी बार कटा, 4 7 28, 4 7 28। h बराबर कितना आ गया, 7 6 42 यानी कि 42। तो इस जो टावर की हाइट आएगी वो 42 मीटर ऊंचा है टावर, ये आ जाएगी। अगला अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, अगले एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे इसमें। देखो इसमें पहले मैं बेसिक बता देता हूँ इसका, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। पहले इसका बेसिक समझो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसके बारे में समझते हैं। बात ये है कि जैसे मान लो कि मैंने 2 लाइनें डाली हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। ऐसी ऊपर वाली लाइन होती है वाई एक्सिस और नीचे वाली लाइन होती है वाई डैश एक्स। बीच में जो पॉइंट होता है, ध्यान देना मेरी बात पे, बीच में जो पॉइंट होता है उस पे एक्स भी 0 रहता है, क्योंकि आपने एक नंबर लाइन पढ़ी थी, याद हो तो आपको, बीच में 0 होता है, उसमें फिर 1 2 3 प्लस के नंबर चलते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस के नंबर चलते हैं। तो बीच में होता है 0 इसमें, ऐसे बीच में इसमें होता है 0 और इस साइड प्लस के नंबर चलते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4। ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ प्लस के नंबर चलेंगे, वाई के नंबर है लेकिन ये 1 2 3 4। नीचे की तरफ वाई के नंबर है, माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे। बीच में आप देखोगे तो एक्स भी 0 हो जाता है और वाई की लाइन बीच में 0 हो जाती है एकदम। इसका मतलब जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे 0 0 रहता है, क्योंकि एक्स भी 0 हो जाता है और वाई भी 0, तो इस पे 0 0 रहता है। इस 0 0 को बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 हो जाता है और वाई भी 0। एक बात आपको बहुत ध्यान से यही बात याद रखनी कि पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो पॉइंट होता है वो वाई का होता है। हमेशा पहले एक्स का पॉइंट आता है, दूसरी बार वाई का पॉइंट आता है। आप देखोगे बीच में जाके तो बीच में 0 और 0 रहते हैं, एक्स भी 0 हो जाता है और वाई भी 0। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मैंने बता दिया, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो 0 0 होते हैं। आगे देखो, इसमें कुछ पॉइंट लिखना सीखते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, इस लाइन से और इस लाइन से एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितना लिखेंगे, तो देखो पहले एक्स वाली लाइन से पॉइंट उठाएंगे, तो एक्स वाली लाइन से पॉइंट उठाओ 2, फिर वाई वाली लाइन से पॉइंट उठाओ, वाई पे कितना था 3, तो इसको बोलेंगे 2 3 बोलेंगे। अगर आपने इसको 3 2 लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि 3 2 पॉइंट तो ये हो जाएगा। देखो 3 2 पॉइंट कौन सा है, ये है 3 2 पॉइंट, क्योंकि पहले एक्स का उठाएंगे, एक्स का 3 है इसमें और वाई का इसमें 2 पे जाके टिक रहा है, तो वाई पे 2, तो 3 2 पॉइंट तो ये है। इसलिए 1 2 पॉइंट और लिख रहा हूं मैं। देखो जैसे ये पॉइंट लिखना पड़ जाए, मान लो आपको, इसकी सीध में आओ और यहाँ पे आओ, ये पॉइंट अगर कोई लिखने के लिए बोले तो पहले आप एक्स वाली वैल्यू देख लो, एक्स की लाइन नीचे वाली थी तो -4 उठा लो यहाँ से। वाई का पॉइंट देखें तो वाई का देखो, वाई वाली लाइन ये वाई के 2 था ये, तो 2 पे कितना -4 2 हो जाएगा। हिसाब से करते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर लिखना पड़े आपको यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, देखो एक्स की लाइन देखी जाएगी तो पहले एक्स की आएगी -2 आ जाएगा, फिर वाई की आएगी, वाई का -3 आ जाएगा, तो -2 और -3 हो जाएंगे पॉइंट, -2 और -3 हो जाएंगे। अब देखो ये कुछ मैंने पॉइंट लिखने सिखाया यहाँ पे। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सुनो। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि देखिए ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उतार दिए हैं, ये क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। जैसे पहला है बिंदु 2 3 की एक्स एक्सिस से दूरी बताइए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप देखो और सोचो, मेरे को बताओ कितने दूर रहेगा ये जो पॉइंट है 2 3 वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो आप ध्यान से देखो, ये रहा 2 3 पॉइंट, ये है 2 3 पॉइंट है अपना, 2 3 पॉइंट ये यहाँ पे ले रखा है मैंने, और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो आपको देख के बताना है। तो आप देखो इसे एक्स एक्सिस से देखोगे तो एक्स की लाइन तो नीचे वाली है,
नीचे वाली लाइन से कितना दूर है पॉइंट, तो नीचे वाली लाइन से ये दूरी ये है, इतनी दूरी है। अब इस दूरी को मापे कैसे, तो इस दूरी को इस लाइन के ऊपर मापेंगे, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ की और यहाँ की दूरी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो देखो कितना दूर है, 1 2 3, 3 यूनिट दूर है। कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है डिस्टेंस पे। तो अक्स अक्स से पूछा गया है तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट दूर है। अगर वाई अक्स से पूछा जाता तो कितना यूनिट दूर था, तो देखो वाई की लाइन ये है, तो वाई से ये इतना दूर है, यहाँ से लेकर ये है इसकी दूरी वाई से। ये दूरी कैसे मापे, ये नीचे जाके मापनी पड़ेगी यहाँ से, तो 1 और 2, तो 2 मानी जाती। तो इसको अगर वाई एक्स से पूछा जाता तो 2 बोलते, और एक्स एक्स से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, एक्स एक्स से डिस्टेंस बताओ इसकी। तो हमने देखा एक्स एक्स से यहाँ से लेकर ये दूरी है इसकी, और ये दूरी कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई, तो लिखोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट यानी कि 3 इकाई। एक्स एक्स से दूर कितना रहेगा, 3 इकाई। आगे से आपको याद रखना है, अगर आपको एक्स एक्स से पूछा जाता है तो आप वाई वाली लाइन, जैसे ये पहला एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है, अगर आपको दूरी एक्स एक्स से पूछी जाए तो आप वाई वाला मान बता दो, जैसे 3 लिख दिया मैंने, देखो। अगर वाई एक्स से पूछी जाए तो आप एक्स वाला मान बता दोगे, तो एक्स का मान कितना है, -2 है। लेकिन माइनस नहीं लगाना, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती, प्लस में ही मानी जाती है। जैसे -23 की बात है, देखो -23 पॉइंट ये रहा, एक बार देख समझ भी लो इसको। -23 किससे दूर पूछा है, वाई एक्स से कितना दूर है, तो वाई एक्स की लाइन देखो, वाई की लाइन ये है, इस लाइन से ये कितना दूर पड़ रहा है, तो इस लाइन से दूरी ये रही, इतना दूर पड़ रहा है पॉइंट। इस दूरी को मापे कहाँ पे, इस दूरी को ऊपर इसकी सीध में जाके मापना पड़ेगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो 1 और 2, 2 यूनिट दूर है। तो वाई एक्स से कितना दूर हो गया वो, 2 यूनिट। तो मैंने बताया था पहला मान एक्स का होता है और दूसरा वाई का, तो वाई का पूछे तो आप एक्स वाला बता दो, पॉइंट देख के सीधा ही, तो आप बताओगे सर 2 है। लेकिन -2 नहीं लिखना, तो आप प्लस को लिखना, क्योंकि डिस्टेंस है वो प्लस में होती है हमेशा। तो अगर माइनस में ऑप्शन मिलता भी है आपको, माइनस नहीं लगाना, आपको प्लस वाला लगाना है, तो लिखोगे 2 इकाई, 2 यूनिट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझो, साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश के चिन्ह क्या है। तो देखो सबसे पहले तो चतुर्थांश कौन से होते हैं और कहाँ पे है वो देखो। ये पहला चतुर्थांश माना जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा माना जाता है, और ये चौथा। याद रखोगे इस बात को। हमें कौन से के पूछे हैं, चौथे के पूछे हैं, साइन क्या रहेंगे चौथे के साइन। तो मैं इनके साइन समझाता हूँ, वो सुनना भी ध्यान से एक बार। मैं इनके साइन बताता हूँ कैसे कैसे लगेंगे, वो समझना। तो पहले जो चतुर्थांश था, इसमें हमने देखा कि देखो एक्स भी प्लस में चलता है, सारा के सारे नंबर एक्स के प्लस में चल रहे हैं, वाई के भी सारे नंबर प्लस में चल रहे हैं, तो इसके बोलेंगे प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। पहले मैंने बोला था पहले एक्स के मान लिखने हैं फिर वाई के। एक्स की लाइन देखो माइनस में चल रही है इसमें, एक्स वाली लाइन, तो एक्स की लाइन माइनस में। वाई वाली लाइन देखो, वाई वाली लाइन प्लस में चल रही है, इसमें प्लस के नंबर आ रहे हैं सारे वाई के, देखो 1 2 3 4 प्लस के, तो प्लस, तो माइनस प्लस इसके साइन हो गए। तीसरे क्वाड्रेंट के साइन देखते हैं। तीसरे में पहले एक्स को देखना है, तो एक्स वाली लाइन देखो पूरी की पूरी माइनस में चल रही है, देखो -4 -3 -2। वाई वाली लाइन, वाई वाली भी देखो माइनस के नंबर चल रहे हैं नीचे की तरफ, -1 -2 -3, तो ये भी माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, फोर्थ में एक्स देखो सारा प्लस में चल रहा है, 1 2 3 4 प्लस में चल रहा है, पहले एक्स ही देखना है लेकिन अपने को। और वाई को देखें तो वाई माइनस में चल रहा है इसमें। तो आपको बोला कि फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या रहेंगे, चौथे चतुर्थांश के, तो चौथे के साइन रहेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसमें ऑप्शन ढूंढ लो, ये रहा, ठीक है। आगे देखो, बिंदु -3 -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट प्लेस्ड पॉइंट -3 -4। -3 और -4 पॉइंट आपको कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप तो इनके साइन देख लो, दोनों माइनस के साइन आ रखे हैं, माइनस माइनस, पहला एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, और दोनों माइनस किस में होते हैं, दोनों माइनस थर्ड वाले में होते हैं, देखो माइनस माइनस। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा इसका आंसर, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपको पूछा जाता, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि बताओ -3 और प्लस का 2 कौन से में स्थित है, तो आप देखो पहला माइनस हो रहा है, दूसरा प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस सेकंड में आता है, देखो देखो ये माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड में आता है। तो साइन से ही पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो ये इसके बेसिक क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं, और एक दूरी का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें, वो क्वेश्चन भी करेंगे अपन, देखो
डिस्टेंस का, दूरी का नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पे आपको पूछ लिया जाए कि 2 पॉइंट हैं 2, 3 और लिख दिया मैंने 6, 7, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है। पॉइंट 2, 3 एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 7। 2, 3 व 6, 7 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो एक बिंदु ए यहाँ पे दे दिया और बी यहाँ पे दे दिया और इनके बीच की दूरी पूछ ली मान लो आपको। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है छोटा सा फॉर्मूला। इसमें देखो यहाँ पे पहला मान आप x1 और y1 मान लो, दूसरे को आप x2 और y2 मान लो। अब आपको a से लेकर b के बीच की दूरी बतानी, तो यहाँ पे लिखो ab, अंडर रूट लगाओ x2 में से x1 घटाना है। ध्यान दो भाई, x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 में से x1 कितना है, x1 2 है, 2 घटा दो। y2 में से y1 घटाना है, तो y2 की वैल्यू इसमें 7 है और 7 में से y1 घटाना है यानी कि 3 घटाना है, तो 7 में से 3 घटा दो और होल स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे देखो 6 में से जब 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का होल स्क्वायर बच गया। 7 में से 3 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर। फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और फिर से 4 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौक 16 होता है, तो फिर से 16 लिख दो। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32, और 32 का क्या लग गया अंडर रूट। अब 32 का रूट कैसे निकालें, देखो गुणनखंड कर लो, इसके फैक्टर करो। 2 से करेंगे 16 बार जाएगा, 2 से भाग कर लो 8 बार जाएगा, 2 से भाग 4 बार चला जाता है, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो इसके देखो गुणनखंड कितने आए, तो देखो 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकालो, 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 बाहर निकाल लिया। इसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में रखेंगे, सिंगल आदमी को बाहर नहीं निकलने देंगे, अंदर रखेंगे। तो देखो 1 बार 2, 1 बार 2 यानी कि 2 गुणा 2, और इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, इसको रूट में रख लो। 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 4, तो 4 रूट 2 यूनिट, इकाई। ये इसका आंसर आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आ सकती है, तो वो आपको आनी चाहिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, 1, -4, 4 एक वृत्त के शीर्ष है। आपको ये शो करना है, प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स होंगे। तो मैं सबसे पहले स्क्वायर ही बना लेता हूं। एक पॉइंट ए ले लिया मैंने, इस ए को लिख लेते हैं 1, 7। अब एक पॉइंट बी ले लिया मैंने, उसको 4, 2 लिख लेते हैं। सी पॉइंट को मैंने -1 मान लिया, और डी पॉइंट को मैंने -4 और 4 मान लिया। हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग बनेंगे। वर्ग तब बनेगा इनके बीच की दूरी, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी की सारी दूरी अगर बराबर आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से सी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी से डी की और डी से ई की डिस्टेंस निकालेंगे, और हमें अगर बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर बन गया, ये वर्ग बन गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ए बी से। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एबी, एबी की डिस्टेंस लेंगे कितनी। तो सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो हमें सिद्ध करना कि चारों हम डिस्टेंस दूरी निकालते हैं। ये दूरी निकाल लेते हैं, ये वाली और ये वाली। चारों दूरी अगर बराबर आ जाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला मैंने लगाया, डिस्टेंस सबसे पहले बी की निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2, अब x2 कौन सा, x1 कौन सा है वो देख लो। तो आप कोई भी एक को मान लो, जैसे मैंने इसको x1 और y1 मान लिया, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। करते हैं, देखो
x2 में से x1 घटाना है, यानी कि 4 में से 1 को घटाना है, प्लस y2 में से y1 घटाना है, यानी कि 2 में से 7 को घटाना है, 2 माइनस 7। ध्यान दो भाई एक बार, ये मैंने अंडर रूट लगाया, 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9। 2 में से 7 नहीं घटेगा, 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, माइनस का 5। क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 25 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस से माइनस कट जाता है, और 5 का स्क्वायर कितना बच गया? 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो 25 और 9 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 34 का अंडर रूट 34 यूनिट आ गया। दूसरा देखते हैं, ए बी के बीच की दूरी हमारे को पता चली कि रूट 34 आई है, रूट 34। अब मैं बी और सी के बीच की दूरी निकालता हूँ, तो देखो बी और सी के बीच की दूरी, ये x2 y2 मान ही रखा मैंने, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं एक बार। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पे निकलेंगे डिस्टेंस ऑफ, यानी कि दूरी किसकी? बीसी की दूरी देख लेते हैं। बीसी की दूरी देखेंगे तो वही x2 में से x1 घटाना है, तो ध्यान दो भाई एक बार, x2 में से x1 घटाना है, तो 4 में से आपको -1 घटाना है, तो 4 में से आपको घटाना है, कितना घटाना है? -1 घटाना है, तो 4 -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, यानी कि घटने के बजाय जुड़ जाएगा ये, तो कितना बन जाएगा फिर? 5। तो मैं लिख देता हूँ 4, और जैसे ही -1 को घटाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 बन गया ये। यहाँ से देखो 2 और -1 करूंगा ना तो ये 2 + 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 इसमें पहले से लगा हुआ है, इसलिए प्लस बन जाएगा। यहाँ देखो भाई 4 और 1 कितने हो गए? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 25 और 9 जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 34 का रूट यूनिट। ये डिस्टेंस भी रूट 34 आ गई। अब हम निकालेंगे सी डी, तो डिस्टेंस ऑफ सी डी के लिए देखो, ये x1 y1 पहले से मान रखा है, तो मैं इसको x2 y2 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है? x2 - x1 फॉर्मूला ये रहेगा, x2 में से x1 घटाओ, यानी कि -4 में से -1 घटाएंगे तो देखो -4 और -1 घटाएंगे तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक साथ नहीं आते। अब 4 में से ये -1 फिर से घटाएंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, यानी कि 4 + 1 बन गया। आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा माइनस का, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हट जाता है, और 4 और 1 5 हो गए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और फिर से कितना आ जाएगा? रूट 34। इसी प्रकार से आप निकालोगे सी डी, निकालोगे डी ए, निकालेंगे डी ए, तो देखो एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, डी ए निकाल देते हैं। डी ए निकालेंगे तो देखो फिर से x2 - x1 करेंगे, यानी कि -4 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है, तो उसके अब की बार माइनस नहीं लगा हुआ तो वो घटेगा ही, मतलब -4 -1 ही रह जाएगा। फिर y2, यानी कि 4 में से 7 घटाना, तो लिखेंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर। देखो -4 -1, माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाते हैं, माइनस के 5 हो गई, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस का 25। 7 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 9। 25 और 9 फिर से जोड़ेंगे, रूट 34 हो गया। अभी इतना ही करके हमें नहीं छोड़ना, हमें इसके विकर्ण की दूरी और निकालनी पड़ेगी। ये डायगोनल जो है और ये जो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आएंगे तभी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्योंकि अकेले हमें साइड से पता नहीं कर सकते हम कि ये स्क्वायर है क्या, क्योंकि साइड तो बराबर इसमें भी होती है, देखो समचतुर्भुज में भी होती है, साइड बराबर होती है, जिसको आप रोम्बस बोलते हो, लेकिन रोम्बस के डायगोनल बड़े छोटे होते हैं। अगर बड़े छोटे आ गए तब तो ये रोम्बस माना जाएगा, यानी कि समचतुर्भुज माना जाएगा, अगर बराबर आ गए तो वर्ग माना जाएगा। तो मैं डायगोनल निकालता हूँ AC, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। AC जो डायगोनल है इसकी डिस्टेंस निकालेंगे A से लेकर C तक, तो एक को x1 y1 है तो एक को आप x2 y2 मान लो। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? x2 y2 मान लिया। करते हैं, देखो x2 में से x1 घटाते हैं, x2 यानी कि -1 में से घटाना है अपने को x1 यानी कि 1 घटाना है, प्लस y2 में से y2 यानी कि -1 में से आप कितना घटा दो? माइनस का 7 घटा दो। ध्यान दो, -1 माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का 4।
-7 -1 -8 हो गई, और -8 का स्क्वायर करोगे ना तो 8 8 64, प्लस का 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 68। 68 का रूट आ जाएगा। 68 के रूट को अपन थोड़ा सोल्व करते हैं तो देखो 68 के गुणनखंड फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे तो 3 4, फिर 2 से करेंगे तो 17 बार, फिर 17 में से 17 का ही भाग जाता है, तो 2 का जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो 2 को निकाल लेते हैं रूट से बाहर, और जिसका नहीं बनता उसको अंदर ही रखेंगे। तो 2 रूट 17, 2 रूट 17 यूनिट। अब निकालते हैं AC हमने निकाल दिया, अब मैं निकाल रहा हूँ BD निकाल रहा हूँ। तो एक x1 y1 मान लो ऊपर वाले को, चलो, और नीचे वाले को x2 y2 मान रखा है। तो अपन निकालते हैं डायगोनल कौन सा, BD, और निकाल लेते हैं विकेंड BD। तो B से D की दूरी निकालेंगे तो देखो x2 - x1 करो, x2 कितना है -4, -4 और माइनस घटाएंगे कितना x1 यानी कि 4। तो यहाँ पे देखो -4 हो गया, BD निकालेंगे तब, और फिर से x1 घटाएंगे -4 ही आ जाएगा। प्लस दूसरा देखते हैं, देखो y2 - y1 करते हैं तो 4 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। देखो करते हैं यहाँ पे -4 -4 माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाएंगे, माइनस के 8 हो गए, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस का 64 हो गया। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 64 और 4 68 हो गई, और फिर से 68 का रूट 2 रूट 17। तो देखो दोनों बराबर आ रखे हैं। अब आप क्या लिखोगे लास्ट में आप लिखोगे सो AB बराबर, AB जो लाइन है देखो AB की BC CD और DA सारे बराबर आए हैं, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, तथा एंड दूसरे देखो विकर्ण भी बराबर आए, AC और BD क्या रखे बराबर, AC बराबर BD, ठीक है, दोनों विकर्ण भी क्या आए हैं बराबर। और अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण यानी कि 4 साइड और दो डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो वर्ग बन जाता है स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे ABCD, सो ABCD जी स्क्वायर। ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट द पॉइंट 7135, कि जो पॉइंट है जिसे कि पॉइंट xy है वो बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर है। मतलब एक ऐसा बिंदु है, बिंदु xy से दोनों बिंदु समान दूरी पर है। तो एक बिंदु है xy, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से दो समान दूरी पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट ये मान लो। इसको मैंने A नाम दे दिया 7 1, इसको मैंने B नाम दे दिया 3 5। ये इस पॉइंट से समान दूरी पर है x और y से, तो इसको मैंने नाम P दे दिया। कहने का मतलब P से लेकर जो A तक की डिस्टेंस है और P से लेकर जो B तक की डिस्टेंस है वो बराबर दे रखी है, इसने दूरी बराबर दे रखी है। तो आप क्या लिखोगे PA बराबर क्या है PB, PA और PB क्या दूरी बराबर दे रखी है। अगर दूरी बराबर है तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो देखो PA निकाल लेते हैं अपन, PA बराबर, और एक साइड में PB निकालता हूं, PB बराबर, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो PA की दूरी देखते हैं, P से लेकर A तक की दूरी देख लेते हैं। एक बात आप याद रखो, जिसमें x या y दे रखे हो ना उसको आप x2 y2 मान लो, x1 y1 नहीं मानना उसको, इससे गलती होने के चांस नहीं होंगे। देखो तो बात ये, इसको मैंने x2 y2 मान लेते हैं अपन, ये x2 और y2, इसको मैंने मान लिया x1 y1। मैं इनके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, P से लेकर A तक के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। करते हैं, देखो x2 - x1 फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इससे करेंगे अपन x2 को देखा तो x था, और घटाना क्या है उसमें x1 यानी कि 7 घटाना है, तो x - 7 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि y - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 करेंगे ना तो y - 1 का होल स्क्वायर। अब एक सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर, साइड में लिख देता हूं मैं, a - b का होल स्क्वायर
फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे। इसको एक बार के लिए ए मान लो, इसको एक बार के लिए बी मान लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा देखना, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 गुना ए बी करेंगे तो ए का मान तो एक्स है और बी का मान 7 है, प्लस फिर बी का स्क्वायर करना होता है लास्ट में अपने को, बी का यानी कि 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a और इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से लगेगा, तो a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2ab करेंगे ना तो 2 गुना a का मान y है और b का मान 1 है, और प्लस b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, ये निकाल दिया मैंने। फिर से देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर हो गया, 7 को 2 से कर लेंगे, माइनस का 14x हो गया, प्लस 7 की स्क्वायर 49 हो गई, प्लस y का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को y से गुणा करेंगे 2y बन गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये अंडर रूट, ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम पी बी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। देखो पी बी की दूरी निकालते हैं, तो P से लेकर अब B की दूरी निकालेंगे, तो इसको मैंने x2 y2 मान रखा है, तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ। करते हैं सोल्व। देखो x2 माइनस x1 लगाएंगे तो x में से 3 घटेगा और y में से 5 घटा दो, x में से 3 घटा दो और y में से 5 घटा दो। इसको भी सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें a इसमें b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस 3 का डबल करेंगे 6x बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। इसको आप इसकी तरह कर लो, करके देखोगे ना तब यही नंबर आएंगे, मैं सीधा कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे और 5 का डबल कर दो 10, तो माइनस का 10x लिख दो, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये पी बी हो गई। समीकरण 3 मान लो इसको, सॉरी 2, क्योंकि एक समीकरण ऊपर लिख लिया हमने, अब ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 और 3 से हमें क्या पता चलेगा, देखो पी जो है वो पीबी के बराबर लिखनी है अपने को, तो ये जो पी है वो पीबी इसके बराबर लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू जो है, कहने का मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर लिखेंगे अपन, पीबी के बराबर, मतलब इस वैल्यू के बराबर लिखेंगे। तो दोनों वैल्यू को बराबर करते हैं, देखो मैं बराबर लिख रहा हूँ दोनों को, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का अंडर रूट, बराबर लिख देंगे अपन किसके अंडर रूट की, इसके अंडर रूट की, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। रूट से रूट काट सकते हो, रूट से रूट काट देंगे तो ये संख्याएं बाहर आ जाएंगी, तो मैं रूट हटा ही देता हूं, देखो यहाँ से दोबारा लिखना पड़ेगा वरना, तो रूट से रूट कट गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, जब इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो एक माइनस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक प्लस का रह जाएगा, और ये इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही वाई स्क्वायर भी दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे संख्या क्या बची, देखो यहाँ पे संख्या बच गई माइनस का 14x बचा और माइनस का 2y बचा, और देखो 49 ये है और एक ये रहा 50, ये बन गए बराबर। इस साइड देखना माइनस का 6x बचा और माइनस का 10y आएगा बेटा यहाँ पे क्या, क्योंकि y वाले टर्म खोलिए तो y आएगा यहाँ पे 10y, और प्लस में देखो 25 और 9 ऐड कर देते हैं तो 34 ये बन जाएंगे 34। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x और y के टर्म एक साइड ले आओ, तो देखो माइनस का 14x है, माइनस का 2y है, इधर से x की टर्म लेके जाऊंगा तो प्लस का 6x बन जाएगा, इधर से 10y को इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस की बन जाएगी 10y बराबर, इधर से क्या है 34 है प्लस का, 50 को इधर ले आते हैं इसके साथ तो माइनस का हो जाएगा 50। अब ध्यान देना माइनस के 14 x हैं और प्लस के 6 x, माइनस प्लस माइनस हो गई, 14 में से 6 माइनस कर दो तो 8x बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और 10 में से 2y घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8y बचेगा, प्लस का 8y बचेगा अब की बार, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है।
इधर से देखना 50 में से 34 घटाना 34, तो 16 बच जाएगा, प्लस माइनस का 16 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरी समीकरण में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग कर दो। 8 का भाग इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो 8 का डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन डिवाइडेड बाई 8, समीकरण को 8 से भाग करने पर -8 से भाग कर देंगे ताकि माइनस भी कट जाए। तो देखो मैं -8 से भाग कर रहा हूँ, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें -8 का भाग कर दिया, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 8 काटेंगे तो 1 बचेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब 1 x बचा है तो मैंने x लिख दिया। 8 से 8 कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का y बच गया। माइनस से माइनस काट दिया और 8 से काटेंगे तो 2 बार कट गया, x माइनस वाई बराबर 2। ये आ जाएगा हमारा रिलेशन, ये आंसर आएगा। रिलेशन पूछा था, संबंध पूछा था, तो ये संबंध आएगा उसमें। ठीक है, बस दूरी बराबर दी हुई थी, दूरी बराबर ले ली, इस ये दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल ली, दोनों को बराबर पुट किया और हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं।